अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज का हमारा सब्जेक्ट जिसका मैं आपको लेक्चर देने जा रही हूँ न्यूरोलॉजिकल फ़िज़िकल थेरेपी है। और लास्ट टाइम हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी जनरल एग्जामिनेशन किस तरह से करते हैं कोई भी हमारे पास फिजियोथेरेपी में पेशेंट आ जाए। तो आज हम प्योरली जो है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या हमें देखना चाहिए आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास स्टेप आ जाता है कि आपने ये डिटर्मिन करना है या आइडेंटिफाई करना है कि वेदर वो कंडीशन नर्वस सिस्टम से इन्वॉल्व है भी या नहीं, मतलब उसमें नर्वस सिस्टम ही अफेक्ट हुआ है या नहीं। उसके बाद आपने एनाटॉमिक लैंडमार्क्स का आपको पता होना चाहिए, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, मसल कहाँ है, बोन कहाँ है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का प्रॉब्लम है, नर्व का प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें आपको अगर पता होंगी तो ही आप रूल आउट कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल केस और जनरल आपके पास कोई और केस आया है। उसके बाद आपने टाइम कोर्स देखना है, जो सिम्टम्स आपको पेशेंट बता रहा है उसकी आपने ड्यूरेशन देखनी है कि कितने टाइम से जो है उसमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं या क्या उसकी पास्ट हिस्ट्री है, कब से उसको ये सारी कंप्लेंट्स आ रही थी। उसके बाद आपने देखना है कि डिज़ीज़ कैटेगरी क्या है, कि आप मतलब आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने उसके सिम्टम्स लिए, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद आपने उसको रूल आउट कर लिया, एक डायग्नोसिस बना लिया, तो आप उस डिसीज़ को किस कैटेगरी में लाइक करेंगे। देन आपके पास आ जाता है कि आपने उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस या डीडी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना है। मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब आपने जो प्रॉब्लम लिस्ट बनाई उन सिम्टम्स की बेसिस पे आपने रूल इन या रूल आउट करके एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना है। उसके बाद है लैब टेस्ट या न्यूरो इमेजिंग टेस्ट, आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं अगर फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत आपको है डायग्नोसिस बनाने के लिए। देन आपने लैब टेस्ट भी करा लिए, सब कुछ करवा लिया, हिस्ट्री भी ले ली। उसके बाद आप एक डेफिनेट डायग्नोसिस बनाएंगे। देन वी विल कम टू सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। उसके बाद अगर हम पहले स्टेप की बात करें कि वेदर इसमें नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है भी या नहीं, तो उसमें आपने एक तो साइन और सिम्टम्स का देखना है कि वो इन्वॉल्व नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट उसमें है या नहीं। और उसमें बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे आ जाते हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि इसमें वेदर नर्वस सिस्टम की वजह से है या नहीं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंकपी का बताऊं, तो सिंकपी क्या होता है, पार्शियल लॉस ऑफ अनकॉन्शियसनेस। तो इसमें ये होता है कि ये CVS डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है। तो आपने उसको रूल आउट करना है कि मेनली ये किस चीज़ की वजह से, वेदर इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल केस और इट इज़ ड्यू टू सम हार्ट प्रॉब्लम। उसके बाद एनाटॉमिक लोकलाइजेशन की बात करें तो उसमें आपने मसल्स देखने हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखेंगे, नर्व देखेंगे, पेरिफेरल नर्व देखेंगे, नर्व रूट, स्पाइनल रूट, डर्माटोम, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, सब लेवल्स पे आपने उसको चेक करना है कि वेदर ये न्यूरोलॉजिकल केस है या नहीं। उसके बाद सबसे पहले अगर हम मसल्स की बात करें तो आपको कैसे पता चलेगा कि मसल्स की वजह से ये जो है इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर वीकनेस होगी पेशेंट को, सपोज़ वो आपके पास आया है आर्म में पेन या नमनेस के साथ, तो उसमें अगर उसकी आर्म की वीकनेस आपको मिल रही है विद सेंसरी लॉस, अगर उसमें आपको वीकनेस के साथ साथ वहाँ पे सेंसेशन लॉस मिल रही हैं, तो वो मसल की प्रॉब्लम है। और इसमें मसल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से सिर्फ प्रॉक्सिमल मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, डिस्टल मसल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। फिर उसके बाद वीकनेस इसमें मसल्स की वजह से अगर होगी तो ये स्लो प्रोग्रेस होती है, स्लोली प्रोग्रेसिव होती है, मसल एट्रोफी मिलेगी आपको मसल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करें या उसके लेवल पे देखें, या अगर आप कह लें कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे। उसमें फटीग, पेशेंट आपके पास फटीग की कंप्लेन के साथ आएगा, वीकनेस विदाउट सेंसरी लॉस, इसमें डिप्लोपिया आपको सिम्टम मिल सकता है और कोई एट्रोफी आपको इसमें नहीं मिलती। फिर पेरिफेरल नर्व की बात करें तो वो मिक्सचर ऑफ मोटर और सेंसरी फाइंडिंग्स, मतलब उसमें आपको मोटर सिम्टम्स भी मिलेंगे, सेंसरी सिम्टम्स भी मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन आपको साइंस या सिम्टम्स की मिलेगी आइदर इन अ मतलब थ्रू आउट द नर्व डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर एक लोकलाइज्ड या स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको उसके सिम्टम्स आएंगे। इसमें डिस्टल लिम्ब या डिस्टल मसल्स की इन्वॉल्वमेंट आपको ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू, मतलब उन डिस्टल मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी जिसको वो नर्व सप्लाई कर रही है एज़ कम्पेयर टू प्रॉक्सिमल। उसके बाद इसमें ट्रंक जो है वो रेयर इन्वॉल्वमेंट के साथ आपको मिलता है। पेन आपको फुट में मिलेगी और सिंगल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन के कोर्स में थ्रू आउट जो है आपको फुट में पेन मिलेगी। सेंसरी लॉस इसमें आपको मिल सकता है ड्यू टू पेन और टेम्परेचर।
फिर है मसल एट्रोफी, और इसमें आपको फेसिकुलेशंस मिल सकती हैं नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। व्हाट आर फेसिकुलेशंस? फेसिकुलेशंस मेनली यही है कि अगर किसी जो मसल में वीकनेस हुई उसके बाद उसमें एक बंडल जो हैं या गिरें लग जाती हैं जिसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं आप फेसिकुलेशंस। तो इसमें आपको मसल एट्रोफी के साथ साथ वीकनेस के साथ ये सिम्टम भी मिलेगा। फिर है आपके पास नर्व रूट। नर्व रूट में आपने सबसे पहले देखना है डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन। डर्माटोम क्या होता है? एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय अ सिंगल स्पाइनल नर्व रूट। तो इसमें आपको डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन में थ्रू आउट जो है सेंसरी लॉस मिलेगा, नेक या बैक पेन हो सकती है और ये एक्सटेंड कर सकती है आपकी लेग्स में। फिर इसमें डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो हैं वो इसमें कम्प्लीटली लॉस्ट मिलेंगे आपको, और वीकनेस मिलेगी आपको उन मसल्स में जहाँ जहाँ ये नर्व रूट सप्लाई कर रही होगी। फिर स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे अगर बात करें तो सेंसरी लेवल इसमें आपको मतलब इंटैक्ट मिलेगा या सेंसरी सिस्टम इंटैक्ट मिलेगा, सेंसेशंस आपकी लॉस्ट नहीं मिलेंगी। वीकनेस जो है वो आपकी दोनों टांगों में जा सकती है और उसके अलावा लिम्स में की अपर लिम्स में भी इन्वॉल्व हो सकती है। बॉल या ब्लैडर साइंस आपको मिलेंगे, उसमें बॉल या ब्लैडर इनकंटिनेंसी मिल सकती है, ब्लैडर कंट्रोल नहीं रहेगा पेशेंट में, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन के सिम्टम्स आपको मिलेंगे। रिफ्लेक्सेस इसमें आपको कम्प्लीटली लॉस्ट मिलेंगे एट द लेवल ऑफ इंजरी या कॉर्ड की जहाँ से इन्वॉल्वमेंट हुई है जिस लेवल पे, और बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। फिर बेबिंस्की साइन और लेग स्पास्टिसिटी। बेबिंस्की साइन क्या होता है? बेबिंस्की साइन ये होता है कि जब आपने किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से पेशेंट के फुट को स्क्रैच किया या उस पर टच कर रहे हैं, आप स्टिमुलस एक दे रहे हैं, तो क्या होगा कि उसका बिग टो जो है वो अपवर्ड मूव करेगा और एक्सटेंशन होगी, और जो है बाकी फिंगर्स जो हैं उसकी पाँव की वो फैन आउट हो जाएंगी। तो ये आपका बेबिंस्की साइन होता है। लेग स्पास्टिसिटी मतलब कि इसमें लेग्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगी। फिर अगर ब्रेन स्टेम की बात करें तो इसमें क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, उसमें फेशियल वीकनेस, फेशियल सेंसरी लॉस आ जाएगा, डिस्फेगिया, डिसआर्थरिया। डिस्फेगिया क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग एनी काइंड ऑफ फूड। फिर डिसआर्थरिया आ जाता है, ये स्पीच में आपको प्रॉब्लम मिल सकती है, आर्टिकुलेशन में। हॉर्सनेस, वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा भारी, उसमें पेशेंट में अब नॉर्मल वॉइस होना शुरू हो जाएगी। डिप्लोपिया, डबल विजन, कि मतलब उसको एक ऑब्जेक्ट आप उसको दिखा रहे हैं तो उसको वो एक ऑब्जेक्ट दो दो नज़र आ रहे होंगे, उसकी डबल विजन उसमें सिम्टम आपको मिलेगा। वर्टाइगो, उसमें आपको पेशेंट जो है चक्कर आने वाली फीलिंग बताएगा कि उसको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। टेट्रापरेसिस, टेट्रापरेसिस ये होता है कि चारों मतलब हाथ पाँव जो हैं, दोनों टांगे, दोनों पाँव और दोनों जो बाजू हैं उनमें आपको वीकनेस मिलेगी। कॉमा या सेमी कॉमा वाली स्टेट। कॉमा मतलब कि जो पेशेंट कॉमा वाली स्टेट में चले जाते हैं, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है इर्द गिर्द उनके क्या हो रहा है, स्लीप वाली स्टेट में चले जाते हैं और उनको उस स्टेट में से जगाना बहुत मुश्किल होता है। सेमी कॉमा वो वाली स्टेट है कि उनको पार्शल जो है अनकॉन्शियसनेस वाली स्टेट में चले गए, लेकिन उनको किसी चीज़ या स्टिमुलस की वजह से आप उनको उस स्टेट में से वापस बाहर ला सकते हैं, उसको सेमी कॉमा स्टेट कहते हैं। फिर इसमें वाइटल्स में आपको चेंजेस मिलेंगे, ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट। फिर अगर हम सेरिबेलम की बात करें तो एटेक्सिया ऑफ लिम्स और गेट। एटेक्सिया क्या है? इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स जिसमें बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है, पेशेंट जो है चल के आ रहा है आपके पास और लड़खड़ाता हुआ कभी इस साइड पे गिर रहा है, कभी उस साइड पे गिर रहा है, तो इसको आप एटेक्सिया कहेंगे। वर्टाइगो, चक्कर आना। निस्टैग्मस, उसमें आई बॉल की मूवमेंट जो है वो आपको रैपिड इनवॉलेंट्री मूवमेंट आपको आई बॉल की मिलेगी। फिर बेसल गैंग्लिया और थैलेमस के लेवल पे अगर देखें तो उसमें आपको कुछ मिलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल साइंस। अब दो तरह के हमारे पास ट्रैक्स होते हैं, एक होते हैं पैरामिडल ट्रैक्स, एक होते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स। जो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स होते हैं वो आपके मेनली जो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसमें आपके डिफरेंट ट्रैक्स आ जाते हैं, रेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट आ जाता है, रब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट आ जाता है, जो कि आपने फर्स्ट से फोर्थ सेमेस्टर तक सारी एनाटमी में पढ़े हैं। अब ब्रेडी, उसमें सिम्टम्स क्या आएंगे मेनली आपको? ब्रेडिकाइनेसिया मतलब स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, कोई भी वो मूवमेंट कर रहा होगा पेशेंट तो बहुत ज़्यादा स्लो इनकोऑर्डिनेटेड से मूवमेंट आपको मिलेगी और टाइम बहुत ज़्यादा वो लेगा उस मूवमेंट को परफॉर्म करने में। फिर शफलिंग गेट होगा, कन्फ्यूज से स्टेप्स, वो मतलब स्मॉलर स्टेप्स लेगा वॉक करते हुए और कन्फ्यूज होगा कि कभी एक साइड पे चल के जा रहा है तो एकदम से उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, दूसरी साइड पे मूव करना शुरू हो गया। मास्क्ड फेस, एक्सप्रेशनलेस फेस होगा, उसको आप कुछ भी पूछेंगे तो उसके एक्सप्रेशन से आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो किस तरह का फील कर रहा है या वो उसका रिस्पॉन्स क्या आपको आ रहा है आगे से। फिर इसमें मूवमेंट डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। कोरिया
और एथिटोसिस या ट्रेमर्स आ सकते हैं। कोरिया क्या है? कोरिया जो है ना, इसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आपको मिलती हैं। मोस्ट कॉमन ये है शोल्डर, हिप या फेस में। और एथिटोसिस जो है वो रिदिंग मूवमेंट्स होती हैं, इनवॉलेंट्री रिदिंग मूवमेंट्स, जो कि मेनली लिम्स को अफेक्ट करती हैं। और ये कॉन्टीन्यूस मूवमेंट्स होती हैं। जो कोरिया है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होती, वो कभी हो गई कभी नहीं हुई, कंट्रोलेबल होती हैं। मतलब पेशेंट उसको अपनी विल से कंट्रोल कर सकते हैं। एथिटोसिस भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर टाइम पे उसको आप मतलब आइडेंटिफाई कर लें। फिर आ जाता है आपके पास ट्रेमर। ट्रेमर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं और एक होते हैं ड्यूरिंग मूवमेंट जो आपके ट्रेमर्स होते हैं। स्टैटिक ट्रेमर आप कह लें या आप उसको डायनामिक ट्रेमर कह लें। उसमें ट्रेमर्स में आपके पास यूनिलेटरल ट्रेमर्स भी हो सकते हैं कि मतलब एक साइड में ही आपको ट्रेमर्स मिल रहे हैं, एक बाजू में या हाथ में मिल रहे हैं, या बायलेटरल भी हो सकते हैं, दोनों बाजुओं या हाथों में भी मिल सकते हैं। फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पे अगर हम बात करें तो उसमें कुछ न्यूरोलॉजिक साइंस हमें मिलते हैं, जैसे हेमीपरेसिस हो गया। मतलब हेमी मतलब वन साइड, परेसिस मतलब वीकनेस। तो हेमीपरेसिस वन साइड ऑफ वीकनेस ऑफ बॉडी। उसके बाद है हेमी हाइपस्थीसिया। ये होता है कि मतलब आपने दोनों बाजुओं पे कुछ उसको शार्प ऑब्जेक्ट से टच किया, एक जगह पे उसको बहुत ज़्यादा आपने ऑब्जेक्ट टच किया तो फ़ौरन से उसने मतलब पीछे बाजू हटा लिया, तो ये है सेंसिटिविटी उसकी इंक्रीज़ हुई है। दूसरे बाजू पे आप टच करते जा रहे हैं वो उस ऑब्जेक्ट से, या किसी भी पेंसिल से आप टच कर रहे हैं, उसको सिक्का चुबा के देख रहे हैं, तो वो बाजू ही नहीं पीछे कर रहा। तो हेमी हाइपरेस्थीसिया का मतलब है कि एक साइड की जो है बॉडी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है स्टिमुलस के। होमोनिमस हेमी एनोपिया, इसमें ये होता है कि हाफ विजुअल फील्ड जो है वो अफेक्ट होती है कि आप किसी भी पेशेंट को कहेंगे कि सामने देखिए ये ऑब्जेक्ट, सामने कोई भी आप ऑब्जेक्ट रख दें, लैपटॉप रख दें या कोई भी बॉल रख दें, जिम बॉल रख दें या कोई भी फाइल रख दें, तो वो कहेगा कि आप वो उस कहेगा कि राइट साइड से सिर्फ मुझे नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड से मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है। एक आंख पे आप उसके हाथ रखवा दें और दूसरी आंख से उसको कहें देखें, तो वो कहेगा कि मुझे आधी चीज़ नज़र आ रही है, आधी चीज़ नहीं नज़र आ रही। एफेजिया, एफेजिया ये होता है कि स्पीच या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, वो जो भी बोलने की कोशिश करता है उससे बोला नहीं जाता। मेमोरी लॉस जिसको डिमेंशिया भी कहते हैं। एप्रेक्सिया, इसमें ये होता है कि वो कोई भी मूवमेंट या कॉम्प्लेक्स स्किल्स को परफॉर्म नहीं कर पाता। मतलब उसका ब्रेन जो है वो उसको इंस्ट्रक्शंस देता है, कमांड देता है, और वो जब आगे सब फॉर एग्जांपल वो ड्राइविंग करना चाह रहा है, वो स्टीयरिंग व्हील को पकड़ के तो बैठा हुआ है और उससे चलाई नहीं जा रही गाड़ी, तो ये एप्रेक्सिया में आ जाएगा। सीजर्स की हिस्ट्री आपको मिल सकती है। फिर है मेनिंजेस एंड सीएसएफ, उसमें आपको हेडेक मिल सकती है, मेनिंजिस्मस मिल सकता है। उसमें क्या होता है, मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स आपको मिलते हैं, जिसमें स्टिफ नेक हो सकती है, रिएक्शन टू लाइट एंड हेडेक, और इन्फ्लेमेशन इसमें लेकिन मेनिंजेस की आपको नहीं मिलेगी। क्रेनियल नर्व साइंस मिल सकते हैं, मल्टीपल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद आपने टाइम कोर्स सिम्टम्स का जो है वो नोट करना है। तो उसमें आप टाइम कोर्स जब देखेंगे तो आपने उसके सिम्टम्स का पूछना है कि कितनी देर पहले उसको ये सिम्टम्स शुरू हुए थे, और उसका क्या जो है, पेशेंट कभी भी आपको क्लियर टाइम नहीं बता पाएगा कि उसको कितने अरसे पहले ये सिम्टम्स शुरू हुए थे। तो आपको खुद आइडेंटिफाई उसकी हिस्ट्री से करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको डायग्नोसिस बनाना है और प्रोग्नोसिस बनाना है। फिर उसके बाद है आपने डिजीज़ एटियोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं कि क्या क्या आप न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक तो आप ये पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको अब शुरू हुई है, नई है, या ये सालों से चलती आ रही है, ये पुरानी आपको पहले भी होती थी फिर बीच में रुक गई और अब दोबारा शुरू हुई है। फिर आपने मतलब कि उससे ये पूछना है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स उसके हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से ये जो सिम्टम्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हों या कम हो जाते हों, कभी एक्यूट है, सब एक्यूट है, या ग्रेजुअल ऑनसेट है उसका। साइंस जो इसके सिम्टम्स उसमें कंप्लेंट्स आ रही हैं वो प्रोग्रेसिव हैं, आवर्स टू 2 डेज़, मतलब इतने टाइम में शुरू हुए हैं, या फिर दिनों से हफ्तों में जो है वो शुरू हो गए हैं, या सालों से ये चलता आ रहा है। फिर साइंस जो है वो एक साइड की इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं या दोनों साइड्स की, यूनिलेटरल है या बायलेटरल, पेन उसको है या नहीं है, अगर पेन है तो वो किस तरह की पेन है, नीडल लाइक पेन है, नमनेस टाइप पेन है, या शार्प ऑब्जेक्ट जैसे है वो आके मतलब हिट करो, इस तरह की पेन है। आपने उससे सारा उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछना है, फिर उसकी लोकेशन पूछनी है कि पेन उसको किस जगह पे है। फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स पहले फैमिली में किसी मेंबर को हैं या नहीं है। उसके बाद मैथ्स या नॉन मैथ्स की हिस्ट्री लेंगे कि मतलब उसको कोई ट्यूमर या मतलब इस तरह की कोई जो है मैथ्स
लीन फॉर्म हुई हुई है या नहीं हुई हुई। उसके बाद है क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाना है या डीडी बनाना है आपने। फिर आपने लैब टेस्ट में आप उसको बता सकते हैं और लैब टेस्ट से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या जो है डिज़ीज़ उसको अफेक्ट कर रही है। उसके बाद है एटियोलॉजिक और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपने देना है उसमें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप सबको ये पता है कि अगर कोई भी सिम्टम आ रहा है तो या सिम्टम आने से पहले आप एहतियाती तदाबीर जो करते हैं प्रिवेंट करने के लिए किसी भी चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फैमिली में ऑलरेडी जो है हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं तो आपको पता है कि फैमिली हिस्ट्री है, आप उसको अपने अंदर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं प्रिवेंटिव फैक्टर्स के थ्रू, या रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन तो उसको आप अपनी डाइट के थ्रू या आप अपनी किसी भी मॉडिफाइबल फैक्टर्स के थ्रू आप उसको हाइपरटेंशन को अपने अंदर नहीं आने दे सकते। फिर दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है एटियोलॉजिक ट्रीटमेंट, एक होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। एटियोलॉजिक ट्रीटमेंट ये होता है कि आपने उसके कॉज को आइडेंटिफाई किया और उसको ट्रीट कर रहे हैं। सिम्टोमेटिक ये है कि आपको कॉज नहीं पता चल रहा तो आप सिम्टम्स को वन बाय वन जो है वो ट्रीट करना शुरू कर दें। फिर एलिमेंट्स ऑफ पेशेंट मैनेजमेंट मैंने लास्ट टाइम भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उसमें एग्जामिनेशन आ जाता है, इवेल्युएशन, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, इंटरवेंशन एंड आउटकम्स। इसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम। फिर आपके पास आ जाता है इंटरवेंशंस में भी मैंने आपको बताया था कौन कौन सी फिट इक्वेशन के थ्रू इंटरवेंशंस हम दे सकते हैं पेशेंट को। अच्छा, अब उसमें कुछ इंटरवेंशंस की टाइप्स होती हैं। एक होती है रिस्टोरेटिव इंटरवेंशन। रिस्टोरेटिव ये होती है कि कोई मसला हुआ उसको रिस्टोर करवाना है आपने टूवर्ड्स नॉर्मल फंक्शनिंग, तो इसको आप कहेंगे रिस्टोरेटिव। कंपेंसेटरी ये है कि आपने जो फंक्शन रह गया हुआ है उसके अंदर उसको प्रमोट करना है या इम्प्रूव करवाना है, या उसके साथ उसको लाइफस्टाइल अपना एडजस्ट करवाने के लिए, मज़ीद इंडिपेंडेंट करने के लिए उसको पेशेंट को आपको क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी पड़ेंगी, क्या ट्रीटमेंट अप्लाई करना है, वो कंपेंसेटरी इंटरवेंशन आ जाती हैं। फिर है प्रिवेंटेटिव, उसमें आ जाता है कि जो प्रॉब्लम है या इम्पेयरमेंट है आपने उसको ट्रीट करना है, और मतलब उसको टाइमली ट्रीट करके आपने ट्रीटमेंट अप्लाई कर दिया और उसको आपने ओके कर दिया। फिर इसमें कुछ होता है, एक होता है टिल टेबल टेस्ट, वो इसमें आ जाता है प्रिवेंटिव मेजरमेंट में आ जाता है कि अपराइट स्टैंड अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ अपराइट स्टैंडिंग यूजिंग अ टिल टेबल मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ नमोनिया, बोन लॉस एंड रीनल कैल्कुलाई और स्टोन्स इन द पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो टिल टेबल क्या होता है कि एक बेड होता है जिसके साथ मॉनिटर अटैच होता है और वो जो है वो बेड को आप टिल्ट भी कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं, तो पेशेंट को उस पर लिटा देते हैं और उसके बाद डॉक्टर जो है या इंस्ट्रक्टर जो भी होगा वो उसको अपराइट स्टैंडिंग पोजीशन में ले जाएगा। फिर उसके वो वाइटल्स मॉनिटर पे चेक करेगा, वाइटल्स चेक करते हुए साथ उसके एक्सप्रेशंस देखेगा या रिस्पांस देखेगा पेशेंट का कि पेशेंट का क्या रिस्पांस है, उसको वो रिकॉर्ड करके फिर दोबारा उसको उसी वापस ओरिजिनल पोजीशन में ले जाएगा। ये टिल्टेबल टेस्ट होता है। फिर है फिट इक्वेशन, मैंने आपको बता दिया था लास्ट टाइम। अब एक और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट जो है उसमें हम आप क्या क्या देख सकते हैं, उसमें आपने देखना है सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है मेंटल फंक्शन, हायर मेंटल फंक्शन या जीसीएस। उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज का आपको पता होना चाहिए। वर्टाइगो क्या होता है, डिजीनेस लाइट हेडेड को कहते हैं, फेंटनेस क्या होता है, सिंकपी टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। हायर मेंटल फंक्शन में आपने अपीयरेंस और बिहेवियर देखना है, हेलुसिनेशंस का पूछना है, ओरिएंटेशन देखनी है, पर्सन प्लेस और टाइम से ओरिएंटेड है या नहीं है, कॉन्शियस लेवल उसका देखेंगे, मेमोरी आप उसकी चेक करेंगे, जनरल इंटेलिजेंस और स्पीच। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कॉन्शियस लेवल में क्या क्या हो सकता है। अराउजल क्या होता है, ये कोई भी स्टेट होती है ऐसी जिसमें आप उसको एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर कर सकें। उसमें कॉन्शियस लेवल में चार तरह के आ जाते हैं। एक होता है अलर्ट, लिथार्जिक मतलब माइल्ड ड्राउजीनेस, और ऑब्टुंडेड जो है वो लेस देन अलर्ट, स्टूपर जो है वो स्टेट ऑफ लेस या नियर अनकॉन्शियसनेस, कोमा जो है वो प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्शियसनेस। फिर मेमोरी आप उसकी चेक करेंगे,
मेमोरी में आप ये टेस्ट करवा सकते हैं कि उसको 3 ऑब्जेक्ट्स दिखा दें और 3 मिनट बाद वो आप उससे दोबारा से पूछें कि आपको जो 3 ऑब्जेक्ट्स अभी दिखाए थे उनके नाम दोबारा आप एक दफ़ा बता दें। जजमेंट में आप क्या करेंगे कि उसको कोई लेटर पकड़ा दें न्यूरो के पेशेंट को, और उसको वो किसी और के नाम पे लेटर, और उसका रिस्पॉन्स देखेंगे कि वो अपने पास रख लेता है लेटर या किसी और को दे देता है। उसके बाद शिज़ॉइड इफ़ेक्ट आप चेक करेंगे, हाइपर रिलीजोसिटी है, हाइपरग्राफिया है। शिज़ॉइड इफ़ेक्ट क्या होता है? इसमें ये होता है कि पीपल जो न्यूरो के पेशेंट्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं सोशल इंटरेक्शन, या अपने इर्द गिर्द के लोगों से नहीं बात करते। और उसके बाद आप विजुअल प्रेक्सिया में 4 पार्ट कमांड टेस्ट करवाते हैं। उसमें आप कहेंगे कि लेफ़्ट हैंड से जो है अपने राइट ईयर को टच करें, आइज़ क्लोज कर लें और ज़बान बाहर निकालें। तो अगर वो ये कैरी आउट प्रॉपर्ली कर लेता है तो इसका मतलब है उसका न्यूरो सिस्टम इंटैक्ट है। अगर वो नहीं कर पाता तो न्यूरो सिस्टम इंटैक्ट नहीं है। बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।